मैंने मेरे कोचिंग करियर में भी बहुतों को सलाह दी थी कि आप जितना हो सके मोबाइल से दूर है। अगर आपको मोबाइल प्रभावित कर रहा है, अगर उसके 2 घंटे भी ऐसे हैं जो आपकी पिछले 10 घंटे की पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं, आपको भविष्य की उससे चिंता हो रही है, हाल-फिलहाल की चिंता हो रही है, तो उसे ना पढ़ें। उसकी तुलना में आप एक बार अखबार देख लें, आपको खबरें उससे भी मिल जाती। सोशल मीडिया को माहौल वो आपको अपनी तरफ खिंचा, वो आकर्षक खबरें आपको उससे इतनी बातें रखती है कि आप पढ़ाई का आप में मन नहीं लगता। अगर आप 5 दिन लाइब्रेरी जाके कुछ ना पढ़ो, सिर्फ आप वहाँ बैठे रहो 6 घंटे, छठे दिन आपका पढ़ने का मूड हो जाएगा, पर अगर आप मोबाइल लेके जाओ तो आप पूरे महीने चले जाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे। सोशल मीडिया बहुत आकर्षक लगती है, और आकर्षक और पढ़ाई एक साथ नहीं होती। पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है, मस्तिष्क को इसके लिए तैयार करना पड़ता है, कैसे बोरिंग काम किए जा सकते हैं। जब मजबूरी होती है तभी मस्तिष्क ऐसे काम करता है, जब घर में दाने नहीं होते तभी हल चलाने का मन करता है, उससे पहले नहीं करता। अगर आप मस्तिष्क को मजबूर कर दो कि 6 घंटे मैं बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं करूँगा, ना फ़ोन देखूँगा, ना सोऊँगा, तो वो मस्तिष्क अपने आप 2-3 दिन में हार मान के कह लेगा चलो पढ़ ही लेते हैं। बैठे रहने से पढ़ना बहुत बढ़िया काम है। फिर मस्तिष्क को अपने आप आदत हो जाएगी। और अगर आपके पास फ़ोन होगा, अन्य संसाधन होंगे, किसी के साथ बात करने का समय होगा, तो मस्तिष्क वो नहीं कर पाएगा। आपको करना है तो आप एक बढ़िया सिस्टम बनाओ, इतने घंटे का रूटीन, इतने घंटे मैं पढ़ूँगा, इतने घंटे मैं ब्रेक ले लूँगा। फिर ब्रेक से ध्यान देने से ज़्यादा पढ़ने पे रखो। टारगेट रखो 2 घंटे का चैप्टर मैं 1 घंटे में करूँगा, फिर 1.5 घंटे लगते हैं तो भी वो आपसे जल्दी हुआ। इससे पढ़ाई में मन आपका लगा रहेगा। और प्रश्न बैंक ज़रूर देखते रहें। आने वाले सभी पेपर्स पे ध्यान बनाए रखें कि कौन से पेपर हो रहे हैं, क्या पैटर्न हो रहे हैं। आप भी मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं आराम से। सर्वप्रथम धन्यवाद आपका। मैं इस कामयाबी का पहले तो श्रेय देना चाहता हूँ अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, और मेरे साथ सभी मित्र और सहपाठियों को जिनका सहयोग रहा मुझे। और ये कामयाबी मेरे अकेले की नहीं है, उनका सहयोग रहा मुझे। मैंने निरंतर मेहनत की, मैं निरंतर सक्सेस पॉइंट कोचिंग से जुड़ा रहा। हमारे 14 महीने का लगातार बैच चला, निरंतरता के साथ पढ़ाई जारी रखी। कुछ छोटी मोटी परिस्थितियाँ आई जिनमें मुझे लगा डगमग हो रहा है, फिर भी मैंने धैर्य नहीं खोया और आज मैं प्रथम रैंक प्राप्त कर सका। इनमें इन सभी का सहयोग है। धन्यवाद। 2.5 लाख अभ्यर्थी थे, क्या आपने सोचा था कि 2.5 लाख अभ्यर्थियों में से प्रथम स्थान आप प्राप्त करोगे? मेरा सपना था कि मैं प्रथम प्राप्त कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस अपनी मेहनत का पूरा परिचय देना था। जितने मैं कर सकता था, जितनी मैं मेहनत हो सके मैंने उतना किया, और बाकी मैं ईश्वर पे छोड़ दिया। मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और प्रथम रैंक प्राप्त होगी। मुझे इतना खुद पे अभी भरोसा नहीं था। अभी कंपटीशन में मैंने कुछ ही समय हुआ है मुझे प्रवेश किए हुए। ये मेरा रीट का पहला अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने शायद चतुर्श्रेणी या कांस्टेबल 1-2 ही दिए, जो भी मेरे क्लियर हो गए थे। पर रैंक के साथ ये मेरे साथ पहला ही अटैम्प्ट था, इसलिए मुझे इतना अनुभव ना थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे इतने बन भी जाएंगे। पर किस्मत ने साथ दिया, मेरी की हुई मेहनत सफल हुई। मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा मेरे पर, देवी देवताओं की कृपा बनी रही, और आज मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया। तो किस तरह का शेड्यूल रहता था पूरे दिन पूरे दिन शेड्यूल का, मेरा शेड्यूल का ये इंपॉर्टेंट बात थी कि डिस्टर्बेंस कुछ ना हो। पारिवारिक स्थिति हो, कोई आस पड़ोस की कोई घटना हो गई हो, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस माइंड को डिस्टर्ब ना करे। अगर माइंड डिस्टर्ब रहता है तो भले ही आप पन्ने फोड़ते रहो, आपसे पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करने के लिए माइंड का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने स्टडी शेड्यूल में ये सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि माइंड एकाग्र रहे, कुछ भी हो डिस्टर्बेंस नहीं लेना है। फ़ोन बंद रख दो, कोई घटना हो। मुझे 2025 में क्या मेन घटना हुई कुछ पता नहीं, मेरे पड़ोस में क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। वो एग्ज़ाम के बाद मैंने धीरे धीरे पता किया क्या हुआ, कुछ हुआ, किसकी शादी किससे हुई। ना कहीं शादियों को जाना हो सके जितना कम हो, और कहीं जाना हो भी जाए तो फिर पढ़ाई की टेंशन मत लो। वहाँ गए हो एंजॉय करो, वापस आओ और उसको भूल जाओ कि वहाँ गए थे, फिर पढ़ाई पे लग जाओ। तो अपने बायोडेटा में सक्सेस पॉइंट ही क्यों चुने? और भी तो काफ़ी कोचिंग्स है, अलग अलग तरह की है, तो आपने सक्सेस पॉइंट को ही क्यों चुना? सर, मेरा जुड़ाव सक्सेस पॉइंट पहली बार आने से हुआ। मैं परख रहा था कोचिंग में, तब मैं लगभग 1-2 और भी गया था और सक्सेस पॉइंट से आके जुड़ा। मुझे सलाह भी यही दी गई थी मेरे अग्रजों से कि आप सक्सेस पॉइंट एक बार ट्राई करो, अगर आपका मन लगता है तो आप वहाँ से जुड़ जाना। मैं यहाँ आया, मेरा मन लग गया यहाँ पर। मुझे लगा कि ये इन्वायरमेंट मुझे ऐसा मिल रहा है जहाँ मेरे भविष्य में ग्रोथ हो सकती है, और मैंने यहाँ खुद को साबित करने की कोशिश की और वहाँ मुझे मौका मिल रहा था। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे रोक रही हो या पीछे धकेल रही हो, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट। मेरे सभी साथी इसमें मामले बहुत बढ़िया थे, सबका माहौल बहुत बढ़िया था, कंपटीशन के थी। मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लग गए इस भर्ती में, लगभग सब लग गए। किसी एक आध के स्पीड के कारण ना रहा तो हो गया, बाकी सबका हो गया, सिलेक्शन हो गया। इस कारण मुझे सक्सेस पॉइंट चुनना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। क्लासरूम में पढ़ाई और सेल्फ क्लासरूम और सेल्फ स्टडी, सर क्लासरूम में जितने घंटे पढ़े वो अनिवार्य थे, उतना पढ़ना ही था। सेल्फ स्टडी फिर उसको रिवाइज़ करना, उससे पहले जो पढ़ा उसको रिवाइज़ करना,
उन्हीं को पढ़ते रहना, एकाग्रता बनाते रखो, उन्हीं को पढ़ते रहो। अगर माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग उनमें हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस पन्ने पर क्या लिखा है, किससे कौन सी चीज़ जुड़ी है। फिर अगर भले ट्रिक से ट्रिक क्वेश्चन आ जाए जो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड हो, आप कर लेते हो, आपको ये पता हो जाए क्या सही है क्या गलत है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। एकदम डिक्शनरी बनने से कुछ नहीं होता, ऑप्शन बढ़िया करने ज़रूरी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, अगर आपको जीके भी मैथ की ट्रिक की तरह याद है, एकदम जैसे मैथ दिमाग में सेट हो जाती है, जैसे लैंग्वेज सेट हो जाती है, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फिर आप जब भी जाओ आपको यही तो याद हो ही जाएगा जीके कहाँ से कहाँ जुड़ा है, अपने आप रिलेटिव बन जाए। फिर भले आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, जुड़े हुए होने का कारण उसका सारे का रिवीजन हो सकता है एक साथ। डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित का मार्गदर्शन जो है वो आपके लिए कैसी भूमिका है? डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित का मार्गदर्शन बहुत अहम भूमिका रही। सर ने मुझे टाइम टाइम पर गाइड करते रहे, मुझे बताते रहे कि इस दिशा में बढ़ते, कभी भटका हुआ हूँ तो भी उन्होंने मुझे सही गाइड किया। लगभग उनको मुझ पर भरोसा था, शुरुआत से भरोसा था कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था जितना उनको मुझ पर भरोसा था। उन्होंने ये गाइड किया कि आप तैयारी करो, अगर आप बढ़िया अभी और करते हो तो आप राजस्थान में रैंक ला सकते हो। मुझे उस टाइम उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, आज मैं लाया हूँ तब उनकी बात पर भरोसा हो रहा है। उन्होंने यही कहा, अपना बेस्ट दे दो, बाकी होना न होना वो आप पे निर्भर नहीं करता, वो किसी पे निर्भर नहीं करता। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपका नहीं होगा तो भी आपको उतना अफसोस नहीं होगा, बेस्ट न देकर अगर हो भी गया तो भी आपको अफसोस होगा। इसलिए मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। अगर आपको अपनी सफलता का फॉर्मूला जो है वो 3 शब्दों में कहना चाहो तो आप कैसे कहेंगे? 3 शब्दों में तो मैं यही कह सकता हूँ, सीमित कंटेंट, निरंतरता और डिस्टर्बेंस से दूर। 3 अगर शब्द। कोई विद्यार्थी जो है वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए जो है तैयारी कर रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहोगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे आप? मैं यही मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती भी और बड़ी आ सकती है, उसमें भी आप आराम से सेलेक्टेड हो सकते हो। अगर आज से अगर निरंतरता रखो, अपने कंटेंट आपके पास है, उस पर भरोसा करो, उसे निरंतर पढ़ते रहो, आने वाले प्रश्न बैंक से उसकी तुलना करते रहो, और आ रहे जितने प्रश्न उनसे आप अंडरस्टैंडिंग बना लोगे। अब कैसे भविष्य में प्रश्न आ रहे हैं, लास्ट टाइम आते आते हमने जमादार के पेपर थे, आरएसएस प्लाटून कमांडर के, उनसे देख के अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, क्वेश्चन आ सकते हैं, डीप आ सकते हैं, उनके लिए भी प्रिपेयर हो गए थे हम। और जैसे वो पेपर आया, पहले तो हमें थोड़ी देर समझ नहीं आया, पर बाद में जब समझ गए तो उसे डीप तरीके से करने का हल के बजाय हमने स्पीड से करना शुरू किया, क्योंकि क्वेश्चन डीप नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग पे आधार पे थे, और इस कारण इतने हो गए। मेरे भी हो गए, मेरे सहपाठियों के भी हो गए, इस कारण उनका भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो गया। घनश्याम जी, आप एक स्टूडेंट हो, आपने सुना होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ। जब आपने पेपर दिया था उस समय आपको भी लगा था कि कहीं अगर ये पेपर भी लीक हो गया तो आप पर क्या बीतेगी, क्योंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। एक पेपर लीक एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर क्या असर छोड़ता है? सर, एक पेपर लीक एक स्टूडेंट की कमर तोड़ देता है, उसके 2 साल की मेहनत, उसके माता पिता का वो एफर्ट, वो भरोसा। क्योंकि जब एक तैयारी करता है तो एक स्टूडेंट अकेला नहीं करता, उसका पूरा परिवार उसके साथ तैयारी करता है, उसके साथ गुरुजन उसके साथ तैयारी करते हैं, उन्हें भी रात रात भर जगना पड़ता है, उन्हें भी लेट तैयारी करनी, उन्हें उनके रिजल्ट की उतनी ही टेंशन रहती है जितना उसको रहती है, उससे ज़्यादा ही रहती है। पेपर लीक का डर मुझे भी लगा रहता था, जब ये उस टाइम हो रही थी, खबरें आ रही थी, चतुर्थ श्रेणी पर कुछ अफवाहें बन रही थी, उनकी मुझे वास्तविकता पता नहीं है, और आ रही थी खबरें। मुझे एक बार लगा कि ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, मेरी एक बार तो मनसा एकदम ख़त्म हो जाएगी। और मैंने ऊपर वाले पे भरोसा किया, सिस्टम पे, उन पे भरोसा किया, क्या पता अब की बार ना हो पेपर लीक, पिछली बार हो चुका है। तो ये नीट का पेपर लीक मेरे लिए बहुत दुखद रहा कि इनका विद्यार्थियों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं आशा करता हूँ फिर ऐसी कोई घटना ना हो, सिस्टम अपने आप में सुधार करे, ऐसी कोई घटना फिर ना हो। आपने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल किया, तो सोशल मीडिया कितना घातक हो सकता है कि स्टूडेंट के लिए, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या टिप्स आप कहना चाहेंगे?